नमस्कार साथियों। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अभी हाल ही में इसे रेनोवेट करने की यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ी और भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिफ्रेश कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई। बहुत सी बेकार चीज़ें जिनका कोई यूज नहीं था उसे हटा दिया गया। साथियों, समय समय पर संविधान में बहुत सारे एक्ट जोड़े जाते रहे हैं और उन्हें विलोपित भी किया जाता रहा है। इसी तरह सन 2012 में एक कानून बनाने की, एक अधिनियम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने की जो आवश्यकता पड़ी थी, तो उसे सरकार के द्वारा इसे जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के नाम से भी हम सभी जानते हैं, यानी कि यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के लिए जाना जाता है। दोस्तों, क्या था इस कानून को बनाने का उद्देश्य, क्या था, आइए समझते हैं। दोस्तों, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी। यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना था, इसलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी थी। तीसरा है दोस्तों, यौन अपराधों से पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना, उनको न्याय दिलाना, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें न्याय प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी और इसे 2012 में अधिनियमित करके लागू किया गया था। अपराध कौन कौन से आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, बलात्कार और अश्लील सामग्री का उपयोग इसकी श्रेणी में आता है। इसमें अपराध की श्रेणी में आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना और उनसे संपर्क करना भी पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। किसी बच्चे को यौन अपराध के लिए बहकाना या प्रलोभन देना, इस प्रकार के अपराध या इस प्रकार के कृत्य पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इसी एक्ट और इसी कानून से संबंधित एक ऐसे आदेश के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए, यदि हम पीड़ित हैं तो हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए वो कानून बनाया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उस कानून का उपयोग करके, उसे हथियार के रूप में प्रयोग करके, बहुत बार ऐसा होता है कि विक्टिम के द्वारा, जो स्वयं को विक्टिम कहता है, पीड़ित कहता है, वो किसी को फंसाता है, उस कानून का प्रयोग करके उसे फंसाता है, उसे फर्जी मुकदमे में निरुद्ध करवाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी हमारी जो कोर्ट्स है, ऑनरेबल कोर्ट्स, इन चीज़ों को संज्ञान लेती हैं और समय समय पर उसमें अपनी विवेचना, अपना एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, जिससे ऐसे अपराधों से, ऐसे मुकदमों से जो फर्जी होते हैं, इनसे बचने का वो एक नज़ीर पेश होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न राज्यों में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा जो विवेचना होती है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, जो मामले निर्णित किए जाते हैं, वो जो लोग फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इसमें इस तरह की बात अगर रहती तो ये पॉक्सो एक्ट होता, अगर ऐसा नहीं है तो इसलिए पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कोर्ट्स के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो एक नज़ीर बन जाती है लोअर कोर्ट्स के लिए। जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो अब लोअर कोर्ट्स उस जजमेंट को बेस बना करके अपना जजमेंट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उस जजमेंट की अवहेलना हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट नहीं कर सकती है। तो अगर उस प्रकार का सेम मामला आता है तो हम उससे बच सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार के जजमेंट के बारे में बात करते हैं
और चीज़ों को समझते हैं, ताकि हमें और आपको जागरूकता मिले और हम ऐसी चीज़ों से यदि कभी कोई सामना होता है, कोई समस्या आती है, तो हम बच सकते हैं। दोस्तों, ऑर्डर है 18 मार्च 2025 का और एप्लीकेंट हैं मिस्टर राज सोनकर। डिफेंडेंट में हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स। कोर्ट नंबर 65, ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश प्रयागराज, या जिसे इलाहाबाद कहते हैं। क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर है 8964, यानी 8964 2025 में ये दाखिल हुआ था। दोस्तों, इनका मुकदमा अपराध संख्या है 193 2024 और जो धाराएं इनके ऊपर अधिरोपित की गई हैं 65 का सब क्लास 1, 351 के सब क्लास 3 में और सेक्शन 352 भारतीय न्याय संहिता 2023 और 3/4 का सब क्लास 2 पॉक्सो एक्ट 2012। पुलिस स्टेशन है इनका ओबरा, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। दोस्तों, इसमें जो प्रोसिक्यूशन का पक्ष है, यानी कि अभियोजन का जो संक्षिप्त कथन कहा जाए, तो इसमें एक्यूज्ड ने विक्टिम को एक झूठा वादा किया कि आगे चल करके मैं आपसे विवाह कर लूँगा या मैं आपको अपने साथ रखूँगा, और ऐसा करके उसने कॉर्पोरियल रिलेशनशिप बनाया। कॉर्पोरियल रिलेशनशिप में ये लोग रहे और रिलेशनशिप के बाद इन्होंने वादा तोड़ दिया। बाद में ये अपने वादे से मुकर गए, डिनाई कर दिया इन्होंने कि नहीं, मुझे आपसे विवाह नहीं करना है। इस तरह का एलिगेशन विक्टिम के द्वारा एक्यूज पे लगाया गया था। मामला लोअर कोर्ट से खारिज हो गया। व्यक्ति यानी राज सोनकर जेल चला गया और जेल जाने के बाद मामला पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में मामला जब पहुंचता है तो हाई कोर्ट दोनों पक्षों को बहुत ही तन्मयता से सुनती हैं और जो सौरभ पांडे जी हैं, सौरभ पांडे हैं राज सोनकर के अधिवक्ता, जिन्होंने बहस किया, आर्गुमेंट किया ऑनरेबल कोर्ट के सामने, और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जैसा भी एलिगेशन अभियोजन के द्वारा हमारे क्लाइंट पे लगाया जा रहा है, ये साहब एकदम निराधार है, झूठ है। हमारे क्लाइंट ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, कोई रिलेशन नहीं बना था और सीधा सीधा हमारे क्लाइंट को इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। स्ट्रांगली अपोज्ड किया गया जीए के द्वारा, यानी कि स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा इस बेल एप्लीकेशन को, क्रिमिनल मिसलेनियस बेल को अपोज किया गया कि इन्हें बेल नहीं मिलना चाहिए, एक हीनियस ऑफेंस में आता है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो फाइंड आउट किया, जो चीज़ों को फाइंड आउट किया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। दोस्तों, कोर्ट ने ये साफ किया कि जब कोई व्यक्ति झूठा वादा करके कॉर्पोरियल रिलेशन में जाता है तो ये पॉक्सो की श्रेणी में नहीं आता, और ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों का हवाला भी दिया है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने कहा कि प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019, अंसार मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान सन 2022। इन दोनों मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट महाराष्ट्र, ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान के द्वारा इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि झूठा वादा करके कॉर्पोरियल रिलेशनशिप में जाता है तो यह रेप की श्रेणी में नहीं आता, वो पॉक्सो की श्रेणी में नहीं आता। पॉक्सो की श्रेणी में क्यों नहीं आया? क्योंकि प्राइमा फेसियाई जो विक्टिम है, विक्टिम देख करके लग रहा था कि ये 18 से 20 साल के बीच की हैं और उनका फर्जी सर्टिफिकेट बना करके कोर्ट में लगाया गया था, जिसमें उनकी उम्र 16 वर्ष दिखाई गई थी। कोर्ट ने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया और ये पता पाया कि विक्टिम जो है वो माइनर नहीं है, वो मेजर है, वो बालिग हो चुकी है। तो इस पर रेप केस नहीं बनता, क्योंकि कोई झूठा वादा करके यदि उसके साथ कॉर्पोरियल रिलेशन में रहता है तो ऐसी स्थिति में वो
पॉक्सो की श्रेणी में या रेप की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दे रखा है। इस प्रकार दोस्तों हम सभी ने देखा कि जब हमको किसी मुकदमे में फंसाया जाता है तो हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों ने समय समय पर एक नज़ीर पेश की है और उन लोगों के द्वारा तमाम जो पीछे केसेज हुए हैं उन केसेज में उनके द्वारा जो निर्णय दिया गया है उन निर्णयों के आधार पर हम लाभ पा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। हम ये जानें कि किसको किन केसेस में किस तरह के निर्णय दिए गए हैं, हमारा केस किस तरह का है, जिससे हम अपना सुरक्षा और बचाव कर सकें। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में जो एक्यूज्ड थे राज सोनकर को बेल ग्रांट किया और ये कहा कि भाई आप कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में आप समय से उपस्थित होंगे, अपने चार्ज बनवाएंगे और बिना किसी जेन्युइन रीजन के आप दरखास्त देकर के मामले को लिंगर नहीं करेंगे, एविडेंस को टेम्पर्ड नहीं करेंगे। इस तरह के 2 श्योरिटी और एक पर्सनल बॉन्ड के आधार पर आपको जमानत पर रिहा किया जाता है। तो दोस्तों इस मामले में तो इन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अगर ये कहीं से भी इनका केस इस तरह का अगर बनता है तो फिर ट्रायल में इन्हें दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपको कभी कहीं कोई फर्जी मुकदमे में फंसा रहा है तो और आप सही हैं तो आपको ट्रायल से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्जी एविडेंस तो फिर आखिर फर्जी होता है और उससे वो काफ़ी देर तक टिकता नहीं है। वो जिरा और बहस के समय पर वो टूट जाता है, क्योंकि झूठ बहुत कमज़ोर होता है, सच बहुत मजबूत होता है और सच बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती और झूठ बोलने के लिए 10 लोगों से समझना पड़ता है कि हमें ये बात झूठ बोलनी है तो किस तरीके से बोलें कि हमारा झूठ सही साबित हो। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, वो साबित सही नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं और हमारी कोर्ट्स, हमारे जो ट्रायल कोर्ट्स में जो जजेज बैठते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, जिनके सामने अच्छे झूठे लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वो सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना स्नेह और प्यार इसी तरह हमें देते रहिए।